क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया जाता है 3 दिसंबर को। 3 दिसंबर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन पर आधारित पुस्तक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आधारित पुस्तक को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आंसर है कमला देवी चट्टोपाध्याय। NIF पुरस्कार कर देता है। चलो अगला क्वेश्चन है, जो बताते हैं इसके बारे में, पूरा शो नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, नवंबर महीने में जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ है? तो हुआ है 1,46,000 करोड़ रुपए। 1,46,000 करोड़ रुपए एक महीने का टोटल कलेक्शन है। टोटल कितना हुआ? अगर इसको हम सामान्य भाषा में कहें तो 1,46,000 कितना हुआ? 1,46,000 करोड़, तो ऑलमोस्ट 14 खरब के लगभग कलेक्शन हुआ है एक महीने का। 14 खरब ये ना, गिन ले, करोड़, 10 करोड़, अरब, करोड़, हाँ 10 अरब, खरब 10 मतलब करोड़, 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, 1,00,000 करोड़। हाँ वही हुआ, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब 10 खरब, 14 खरब के लगभग। कितना हुआ? 14 खरब के लगभग इनका कलेक्शन हुआ। और जीएसटी क्या है? हाँ क्या है? ग्रॉस नहीं है, गुड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और ये
एक इनडायरेक्ट टैक्स है, डायरेक्ट टैक्स हो। इनडायरेक्ट टैक्स पता है ना क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर में आपका इनकम टैक्स आ जाएगा, और जो बिक्री कर होता है, सीमा शुल्क होता है, ये सब आ जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स में ये जीएसटी आता है। इसके जगह पहले वैट था और भी बहुत सारे टैक्स चलते थे, उन सब टैक्स को खत्म करके केवल जीएसटी लागू किया गया। और इसको पहले 4 स्लैब में बांटा गया था, 5%, 12%, 18% और फिर 28%, इतने स्लैब में था। इसमें से लग्जरी आइटम 28% पे था। हाँ किस पे? हाँ तो जो CGST SGST है वो स्टेट वाइड बांट दिया जाता है। जो GST है उसको अंदर से कई भागों में डिवाइड किया गया, CGST SGST। जो CGST होगा वो सेंट्रल के पास जाएगा, उसके बाद एक जो SGST होता है वो स्टेट के पास जाएगा, और एक होता है IGST। IGST क्या होता है? जो जब 2 राज्य रहेंगे, मान लो यूपी बिहार से कोई सामान आ रहा है यूपी में, तो बॉर्डर जब पहुंचा वो सामान, उस पर टैक्स वसूला जाएगा कि भाई दूसरे स्टेट से आ रहा है वो सामान, और हमारे यूपी में प्रवेश करने से पहले उसकी जांच पड़ताल होगी, उस पर टैक्स वसूला जाएगा। फिर वो जो टैक्स होगा उसको कहा जाएगा इंटीग्रेटेड टैक्स, मतलब GST, इंटीग्रेटेड GST। और उसको क्या किया जाएगा? सेंट्रल और स्टेट दोनों आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, अभी जो GST होगा, टोटल GST का 42% जाएगा स्टेट के पास, मतलब राज्यों के पास। ये वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत हुआ है। मतलब जो 42% होगा वो राज्य ले जाते हैं। अब 1,46,000 पहले जब GST स्टार्ट हुई थी तो 50,000 मिलना मुश्किल हो जाता सरकार के लिए, लेकिन इधर सरकार ने थोड़ी सख्ती की है तो 1.5 लाख तक पहुंच जा रहा है। और इस समय जानते ही हो क्या हो रहा है, रोज कितने छापे पड़ रहे हैं। क्वेश्चन है, ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ब्रांड एम्बेसडर मतलब समझ रहे हो ना? अध्यक्ष? अरे एम्बेसडर मतलब जो प्रचार करने वाला होता है। ऐसे जो कंपनियां होती हैं, सेलिब्रिटी रहे, क्रिकेटर रहे, उसको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करती हैं कि हमारे प्रोडक्ट का प्रचार करेंगे, हमारे सामानों सेवाओं का प्रचार करेंगे। जनता भाई, जो लोग सेलिब्रिटी होते हैं उनकी बातों में थोड़ा वजन होता है, जनता के बीच में वो बातें आसानी से पहुंचती, जनता उनसे प्रभावित होती है। कैसे अमिताभ बच्चन को सरकार ने अपना सरकारी बना रखा है ब्रांड एम्बेसडर, और बता दूं उसके लिए अमिताभ बच्चन को पेमेंट नहीं किया जाता है। तो कहते हैं कि अमिताभ बच्चन पोलियो का प्रचार करते थे, शौचालय का प्रचार करते, दरवाजा बंद, और जो नमक वाला होता है आयोडीन नमक, उसका भी प्रचार करते हैं। इन सारी चीजों प्रचार करते हैं, उसको उसके बदले में सरकार से रुपया नहीं लेते हैं, वो फ्री में चलता होता है। और यास नहीं, बहुत समय पहले से प्रचार करते चले जा रहे हैं सरकार के लिए। और उनके पोलियो अभियान के प्रचार का यह असर ऐसा था कि भारत पोलियो मुक्त घोषित हो गया था। कैसे? 2 बूंद जिंदगी की, हर महीने के चौथे रविवार को। अक्सर देखे ही होंगे, मतलब सोचे नहीं सोचे हो, जो पोलियो दिवस मनाया जाता है अक्सर महीने के आखिरी रविवार को ही मनाया जाता है, जो डेट पड़ता हो। जैसे मोदी जी हर महीने के आखिरी रविवार को अपने मन की बात कहते हैं। चलिए, ऐसे ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो ये है आंसर युवराज सिंह। युवराज सिंह। और एक ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहां खेला जा रहा है? ब्लाइंड T20 वर्ल्ड कप कहां खेला जा रहा है?
इसको आसानी से बता सकते हो कि जो एम्बेसडर रहेगा वो उसी देश का रहेगा जहां हो रहा है। क्यों? जब युवराज सिंह इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं तो ये हो रहा है भारत में। भारत में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं वो सारे सारे अंधे होते हैं। इसमें कोई भी ऐसा नहीं होता है कि जो मतलब आंख वाला रहे, आंख वाले नहीं रहते। इसमें सारे खिलाड़ी चाहे किसी भी देश के रहें सब अंधे ही रहते हैं। बस उनको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, वो तब खेलते हैं। और इसमें भर भर के रन बनता है। जितना रन बनता है मैचों में उतना तो आंख वाले नहीं बना पाते जितना अंधे बना लेते हैं। अब सोचो 13 ओवर में 200 रन बना लेगा कोई, लेकिन ब्लाइंड क्रिकेट में बन जाता है। अब कैसे खेलते हैं बताओ? ब्लाइंड क्रिकेटर कैसे खेलते हैं? चश्मा लगा के नहीं खेलते हैं। तो खेलते ऐसे है जो ट्रेंड किया जाता है। गेंद क्या करते हैं? ऐसे फेंकते हैं, ऐसे। और जो गेंद होती है उसमें घुंघरू जैसे कुछ चीजें बनी रहती हैं। जब गेंद गिरती है तो छन छन की आवाज करती है, तो उससे आइडिया लगता है गेंद कहाँ जा रही है, कहाँ आ रही है। तो उसी आधार बल्लेबाज शॉट लगाता है। और फिर ऐसा भी होता है कि जो उनका 100वां छक्का होता है, ज्यादातर जगह छक्का लगता रहता है और दौड़ना नहीं पड़ता है। बिना दौड़े 2 रन 3 रन मिल जाता है हमको। इससे हम लोग का रन जो होता है वो तगड़ा होता है। तो भारत कल 3 मैच अपना जीत चुका है ब्लाइंड वर्ल्ड कप का। पाकिस्तान भी आने वाली थी खेलने के लिए, लेकिन उसको वीजा ही नहीं मिला, इसलिए वो भारत आ नहीं सकी। अब बवाल चल रहा है कि अगले साल 2023 में कैसे जो वर्ल्ड कप होना है भारत में, उसमें पाकिस्तानी टीम पार्टिसिपेट करेगी या नहीं। क्योंकि पाकिस्तान वाले जिद करके बैठे हैं कि पहले भारत हमारे देश में आना पड़ेगा एशिया कप खेलने के लिए, तब भी हम जाएंगे वर्ल्ड कप खेलने के लिए। एशिया वाले ने हटा दिया ना सर। लेकिन जो है भारत जो बोर्ड के सचिव हैं उन्होंने कहा कि हमारी टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी एशिया कप खेलने के लिए। इससे वहाँ के जो अध्यक्ष हैं रमीज राजा भाग गए, कहे कि हम विश्व कप का बहिष्कार कर देंगे। समस्या ये है कि उनके बहिष्कार करने से यहाँ कुछ फर्क पड़ने वाला है नहीं। फर्क उनके देश में पड़ेगा, उनके लोग बहुराएंगे, विरोध करेंगे और इकोनॉमिकली भी उनका भी लॉस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इंस्टीट्यूट ऑफ कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, कास्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? किसे चुना गया है? इसका आंसर है विजेंद्र शर्मा। विजेंद्र शर्मा। तो कुछ करंट अफेयर तैयार हो रहा है नहीं तुम लोग का? हम तो सोचे थे इसी हफ्ते तुम से टेस्ट ले लेंगे, लेकिन समस्या ऐसे कर दे लगभग एक हफ्ता छुट्टी हो गई। अब मेरा भी 2-3 दिन लगातार है, मेरा भी थोड़ा मन मोरल डाउन हुआ। हम भी कहे जब तुम नहीं आ रहा है, लग रहा है तो आराम करने की इच्छा में है, हम भी चले घर। एक दिन के लिए घर चले गए, दूसरे दिन थोड़ा हाथ टेढ़ा हो गया, दूसरे दिन आने की स्थिति नहीं थी। क्योंकि जो मेरा ये हाथ है इसी सारा काम होता है, लिखाई पढ़ाई जो भी हो। तो यही जब डैमेज हो चुका था तो बाइक चलाने की स्थिति थे ही नहीं, तो इसलिए करवाए नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है राजीव लक्ष्मण। राजीव लक्ष्मण। अब जो राष्ट्रीय आयोग सांख्यिकी आयोग है, इसकी स्थापना की गई थी सन 2006 में। सन 2006 में इसकी स्थापना की गई थी और एक स्वायत्त संस्था है। ये सरकार की एक स्वायत्त मतलब सेल्फ डिपेंड, मतलब इस पे ज्यादा कोई ऊपरी प्रेशर नहीं रहता है। और इसका जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय, ये नई दिल्ली में है। तब आकाश नोएडा गए थे, तब दिल्ली नहीं गए? जब दिल्ली गए तो कुछ घूमे नहीं? गए थे। कहाँ घूमे? लाल किला, बस। जामा मस्जिद। जामा मस्जिद रास्ते में था, तो हम कहे ऑटो वाले भाई हमको यहीं उतार दो, तो चले जाएंगे। वो हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। ठीक है, चले अगले क्वेश्चन पे। किस फिल्म निर्माता ने हाल ही में न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड न्यूयॉर्क फिल्म फेस्टिवल क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड 2022 जीता है। कौन जीता होगा? गैस करो। न्यूज पढ़ेगा नहीं, क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि बहुत चर्चा में था और इसको जीता है हमारे बाहुबली जी ने। अरे बाहुबली थोड़ी ना, हाँ बाहुबली तो ये है बनाने वाले, राजा मौली, एस राजा मौली। राजा मौली जो है अपनी बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए प्रसिद्ध है। मतलब बड़ी फिल्में क्या, जो फिल्में होती काफी भव्य होती हैं, देखने लायक होती है। अगर कोई सिनेमा हॉल में देखा जाए तो मोबाइल से बेहतर जो इम्पैक्ट मिलता है वो अगर फिल्म हॉल में जाए, सिनेमा हॉल जाए, वहाँ का जो माहौल होता है कुछ अलग होता है, देखने का भी आनंद। इस साल 2022 में मैं इतनी फिल्में हॉल में देखा ना कभी मैं देखा नहीं था। तो जो कॉलेज पढ़ाते थे अपना भी पेपर रहता था, लेकिन उसके बाद भी यहाँ जीपीएस में पेपर करवाते थे, वहां से आने बाद सीधे हॉल में जाकर 3 घंटा वहां मूवी देख के फिर गए। पहली बार देखने बताओ राजा मौली 2 फिल्में बताओ। एक तो यही है बाहुबली है और एक RRR वाला है। अब वही 2 चीज तो है। काफी सारे ला रहे हैं, कर रहे हैं हम लोग हिंदी भाषी, हम लोग जितना बनाए हैं ब्रॉड लेवल पे उसी को तो जानते हैं, इसके अलावा नहीं जानते हैं। गए नहीं है सर, तभी कर रहे हैं। आज तक हम फिल्म कोई हिंदी नहीं गए। चलिए पहली बार ही गए थे। अगला क्वेश्चन है। KGF जाने वाले थे देखने, लेकिन नहीं गए थे, तब RRR हमने उसको भी देखा था। लगातार तो कह रहा हूँ मैं, फरवरी से स्टार्ट किया मैंने देखना, अप्रैल मई जितनी फिल्म लगी सब देखा आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन है।
किस भारतीय स्टार्टअप को किस नहीं बस केवल भारतीय स्टार्टअप को हाल ही में कितने लाख पाउंड का अर्थशॉट कितने लाख पाउंड पाउंड का अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कैसे? अर्थशॉट पुरस्कार प्राप्त हुआ है। आंसर है इसका 10 लाख पाउंड। 10 लाख पाउंड। अबे पाउंड कहाँ चलता है? पाउंड किस देश की मुद्रा है? ग्रेट ब्रिटेन या फिर कहें यूनाइटेड किंगडम। इसे पूरा बोला जाए यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद आता है इसी में ग्रेट ब्रिटेन। फिर आएगा इंग्लैंड, वेल्स और उत्तरी स्कॉटलैंड, फिर उत्तरी आयरलैंड। ये चारों अलग अलग देश हैं और ये चारों मिलकर यूनाइटेड किंगडम बनाते हैं। अब ग्रेट ब्रिटेन कब बनता है? जब इसमें से इसको हटा दिया जाए, उत्तरी आयरलैंड को, तो ये इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड मिलके ग्रेट ब्रिटेन बनाते हैं। इसलिए कभी कभी जब न्यूज में पढ़ते होंगे कहेगा ब्रिटेन, मतलब ब्रिटेन की बात ज्यादा करते हैं, वो यूके की बात नहीं करते हैं। इसका मतलब है जो उत्तरी आयरलैंड है जो उसमें से हटा दिया जाता है, बात केवल हो रही है इंग्लैंड की, वेल्स की और स्कॉटलैंड की। इसमें स्कॉटलैंड वाले भी कह रहे हैं हमको ब्रिटेन से अलग कर दिया जाए। कहने का आशा ये है कि जो ब्रिटेन खुद डिवाइडेड है, किसी तरीके से बंधा पड़ा है और यूके के नाम से प्रसिद्ध है। जब उनकी महारानी की डेथ हुई है, जो एलिजाबेथ सेकंड की, उनकी मृत्यु के बाद स्कॉटलैंड ने चिल्लाना शुरू कर दिया कि हमको अलग कीजिए। अभी 4-5 साल पहले रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम मतलब जनमत संग्रह। वहाँ स्कॉटलैंड के लोगों ने वोट किया कि हमको ब्रिटेन के साथ रहना है कि अलग हो जाना है। तो ये हुआ कि 51% लोगों ने कहा कि नहीं, हमें ब्रिटेन के साथ रहना चाहिए। 50% लोग हैं कि हमको अलग हो जाना चाहिए। बस मार्जिन 2% का था, लेकिन अब फिर सब चिल्ला रहे हैं। ब्रिटेन की संसद ने उसको रिजेक्ट कर दिया गया। अब हाँ, एक चीज जो तुम लोग बताना था, अर्थशास्त्र पुरस्कार, वही बस सर्च कर रहा था। पहली बार मेरी नजर से घूमा था, नेटवर्क का भी डाउन चल रही है। अर्थशास्त्र पुरस्कार अब जो अर्थशास्त्र पुरस्कार है, ये जलवायु के लिए, जलवायु को समर्पित पुरस्कार है। जलवायु के संरक्षण को समर्पित पुरस्कार है। क्या अरे क्या हो गया? जो अर्थशास्त्र पुरस्कार है, इसकी स्थापना किसने किया था और कब हुआ था? इसकी स्थापना करवाया था ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम, नाम सुने हो? हाँ सर। इसकी स्थापना
ब्रिटेन के जो प्रिंस हैं, प्रिंस विलियम, और उनकी जो वाइफ है डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, उनकी प्रिंस विलियम, और उनकी एक संस्था भी है। संस्था का नाम क्या है? रॉयल फाउंडेशन। उनकी संस्था है रॉयल फाउंडेशन। रॉयल फाउंडेशन ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, ड्यूक एंड डचेस ऑफ कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज, और एक इतिहासकार डेविड एटनबरो, इन दोनों लोगों ने मिलकर किया था। और इतिहासकार हैं डेविड एटनबरो, डेविड एटनबरो ने सन 2020 में किया था, 2020 में, ठीक है। ये जलवायु संकट से निपटने के लिए, इसलिए देखो पाउंड जब आया ना तो मेरे दिमाग में यही चला कि लग रहा है कि ब्रिटेन का है, इसमें उसको क्लियर करना चाह रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस पूर्व केंद्रीय मंत्री ने हाल ही में एनसीबीसी मतलब नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड कास्ट या क्लास, बैकवर्ड क्लास, नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। एनसीबीसी अध्यक्ष के तौर पर कार्यभार संभाला है, कार्यभार संभाला है। इसका आंसर है हंसराज अहिर, हंसराज अहिर। अहिर, हाँ, अध्यक्ष है हंसराज अहिर। अगला क्वेश्चन है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज कि किस सहायक कंपनी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की किस सहायक कंपनी ने हाल ही में निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स कहां तुम्हारा छूटा है? निफ्टी भारत बॉन्ड इंडेक्स लॉन्च किया है। इसका आंसर है NSE इंडेक्स,
NSE इंडेक्स, NSE इंडेक्स। अब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज क्या है? स्टॉक मार्केट जो होता है, हाँ मतलब स्टॉक मार्केट ही है, लेकिन ये एक्सचेंज है। एक्सचेंज मतलब जहां पर एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर शेयर जो होते हैं उनकी खरीद और बिक्री की जाती है, जहां ये देखा जाता है कि शेयर के भाव बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तेजी चल रही है, मंदी चल रही है, बिकवाली चल रही है, तिजड़िया चल रही है। ठीक है, तो जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है इसमें करीब 50 कंपनियां सूचीबद्ध होती हैं। कंपनियां इसमें से हर में बाहर निकलती अंदर आती रहती, इसका मतलब जिसका मार्केट वैल्यू अच्छा होता है उसको NSE पे सूचीबद्ध कर दिया जाता है। अब कंपनियां NSE पे सूचीबद्ध क्यों होना चाहती हैं? NSE पे सूचीबद्ध होने से उनको बड़ा लाभ होता है। लाभ ये होता है, पहली तो उनकी ये कि प्रतिष्ठा बन जाती है मार्केट में कि ये NSE पे सूचीबद्ध है, तो उससे उनके पास इन्वेस्ट आना शुरू हो जाता है, उनको इन्वेस्ट पाने में आसानी होती है। अगर कोई कंपनी बिना स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हुए इन्वेस्ट पाने की कोशिश करती है तो उसको उतना इन्वेस्ट नहीं मिलेगा और काफी कठिनाई होगी। लेकिन अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे सूचीबद्ध हो गई, जैसे NSE है, BSE हो गई, तो क्या होता है उनको अपना जो निवेश होता है, इन्वेस्ट होता है, उसको पाने में बड़ी आसानी होती है। और NSE होता है, ये इसका मुख्यालय है मुंबई में। NSE का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई। और मुंबई में एक और स्टॉक एक्सचेंज है NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो मुख्यालय है ये कहाँ है? मुंबई। मुंबई में। और मुंबई में एक और स्टॉक एक्सचेंज है जिसको कहा जाता है BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये भी मुंबई में है। मुंबई। अब इन दोनों के दो सूचकांक हैं और उन सूचकांकों से ही पता चलता है कि जो शेयर है उसके भाव बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तो NSE का जो सूचकांक है, इसका सूचकांक है इसको कहा जाता है निफ्टी 50। निफ्टी 50। और जो BSE है इसके सूचकांक को बोला जाता है, इसके सूचकांक को कहा जाता है सेंसेक्स। नाम सुने होंगे, सेंसेक्स, जो रोज भाग रहा है इसमें। हो गया? अब तुमसे और ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। कॉमन क्वेश्चन कहने का मतलब जो ये नहीं पूछेगा कि मुख्यालय कहाँ पे है, ये पूछेगा NSE का जो सूचकांक है, इंडेक्स है, उसको क्या कहते हैं। 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक ऑप्शन आपको चूज करना पड़ेगा। पूछेगा डाउ जोन्स है या फिर सफाई है, तो निफ्टी NSE का निफ्टी 50 रहेगा और BSE का सेंसेक्स रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। वैश्विक जल संसाधन रिपोर्ट 2021 जारी की है। 21 जारी की है।
इसका आंसर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन। विश्व मौसम विज्ञान संगठन। अगला क्वेश्चन है कनेक्टेड लाइफस्टाइल। कनेक्टेड लाइफस्टाइल। कनेक्टेड लाइफस्टाइल टेक ब्रांड। टेक ब्रांड नॉइज। नॉइज ब्रांड का नाम है नॉइज। नॉइज ने हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हाल ही में किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? आंसर है विराट कोहली। एक क्वेश्चन और करते हुए स्टैटिक पहुंचते हैं। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री। चीन के 3 अंतरिक्ष यात्री 6 महीने के सफल अंतरिक्ष मिशन के बाद सुरक्षित धरती पर किस स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस आए हैं? इस स्पेसक्राफ्ट की मदद से वापस आए हैं। तो आंसर है शिंजो। बड़ा वाला से शिंजो। शिंजो में कौन थे बताओ? मैंने नाम सुनते हुए शिंजो में कौन थे भूल गए? शिंजो अबे वो इंसान है जिन्होंने जापान को एग्रेसिव बनाया है और वो जापान के प्राइम मिनिस्टर रहे। हाँ, शिंजो अबे का ही योगदान है कि जापान पहले जो अमेरिका पूरी तरह डिपेंड रहता था वो अब थोड़ा बहुत एग्रेसिव हुआ है, सेल्फ डिपेंड होने की तरफ बढ़ चुका है। मतलब जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पहले जापान को तगड़ा शक्तिशाली था वैसे फिर वो बनने की कोशिश कर रहा है। रीजन क्या दिया जा रहा है? चीन। चीन और जापान के बीच एक द्वीप के लिए बड़ा तगड़ा झगड़ा है, सेनकाकू। सेनकाकू एक द्वीप है, उसके लिए चीन वाले जानते ही हो, जहां उंगली रख देंगे कहेंगे हमारे पुरखों जमीन है, तो जब पुरखों जमीन है तो हम उसको लेके रहेंगे। उसी सेनकाकू के लिए जापान के लोग कहते हैं कि नहीं ये हमारा है, और चीन के कहते हैं हमारा है। तो चीन वाले क्या करते हैं, अक्सर धमकी आने के लिए सेनकाकू के पास अपने जो युद्धपोत होते हैं उसको भेज देते हैं। तो जापान में अंदर थोड़ा पैनिक हो जाता है, भय हो जाता है। और इसी बीच इधर चीन वाले कर रहे हैं, इधर जापान के उत्तर में एक द्वीप है कुरिल द्वीप, कुरिल आइलैंड। यहाँ पे रूस वाले अपना धावा लगा रहे हैं। हाँ, रूस के लोग कहते हैं हमारा है, जापान कहता हमारा है। और दूसरी चीज ये हो गया है, किसी कुरिल द्वीप के पास रूस के लोगों ने क्या कर दिया, अपना हाइपरसोनिक मिसाइल तैनात कर रखा है, अभी सेंड किया है। इससे भी जापान में पैनिक मच गया है। और अभी जो खुलासा तगड़ा हुआ है न्यूज, वो खुलासा ये हुआ है कि रूस जो था
आक्रमण नहीं करना चाहता था, वो आक्रमण करना चाहता था जापान पर। जापान पर आक्रमण करके इस कुरिल आइलैंड को कब्जे में करना चाहता था। और ये कुरिल आइलैंड का जो विवाद है ये सेकंड वर्ल्ड वॉर से चला आ रहा है। और सबसे बड़ी जान का हैरानी ये होगी कि आज तक इतने साल बीत गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुए, लेकिन रूस और जापान के बीच में अभी तक शांति समझौता कोई हुआ नहीं है। बस इनडायरेक्टली एक तरह से कह सकते गोली नहीं चल रही है, लेकिन अभी भी दोनों दोस्त देश जो है माने जा सकते हैं कि वो युद्ध में है। इनडायरेक्टली कभी भी कुछ भी चिंगारी भड़का सकती है युद्ध को। तो रूस ने क्या किया, अपनी मिसाइलें तैनात कर रखी है और वो मिसाइलें ब्रह्मोस की जैसे ही पावरफुल है। तो इसे भी जापान में पैनिक मच गया। इसीलिए कल जापान ने घोषणा किया है कि वो अगले 4 साल से 5 साल के अंदर वो $300 अरब खर्च करेगा अपनी आर्मी पे। $300 अरब। वैसे अमेरिका के मुकाबले कम ही है, जो अमेरिका 700, 750, 800 अरब डॉलर एक साल में खर्च करता है, तो $300 अरब 5 साल में खर्च करेंगे, मतलब कितना $60 अरब पर ईयर खर्च करेंगे। और वो क्या करेगा जापान, ये मैन पावर नहीं बढ़ाएगा, सेना भर्ती करेगा, वो R&D करेगा, मतलब नई मिसाइलें बनाना है, इसमें हाइपरसोनिक मिसाइलें रहेंगी, और जो वार्षिक बनाना है युद्धपोत, इन सबको बनाने के बाद वो पहले रूस के पास फिर चाइना के पास खड़ा करेगा। क्योंकि जापान की जो अभी कंडीशन है वो कंडीशन ये है कि वो अमेरिका पर डिपेंड है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में जापान हार गया, उसके बाद अमेरिका और जापान के बीच में एक संधि हुई, और उसमें एक थे डगलस मैकार्थर, अमेरिका के कमांडर थे मैकार्थर। इन्होंने जो संधि पत्र था उसको बनाया था, ठीक है। इन्होंने संधि पत्र बनाया था और उसमें लिखा था कि जो जापान है उसको अपनी सेना खत्म करनी है। खत्म करने का मतलब ये है कि अगर जो बाहरी आक्रमण हो रहा है उसके सुरक्षा के लिए आपको सेना नहीं रखनी है, उसके लिए अमेरिकी सेना उपलब्ध रहेगी। बस केवल आंतरिक सुरक्षा, अगर मान लो आंतरिक विद्रोह होता है उससे सुरक्षा के लिए, या फिर कोई प्राकृतिक आपदा आती है उसके लिए आप छोटी सेना रख सकते हैं। लेकिन बाहरी जो अगर आक्रमण करना हो या किसी बाहरी देश से आक्रमण सुरक्षा लेनी हो, तो उसके लिए आपके देश में अमेरिकी सैनिक मौजूद रहेंगे।